गुड इवनिंग गाइस। हम कर रहे थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज और लास्ट क्लास में हमने केस 1 कर लिया था और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। उसमें से एक क्वेश्चन में डाउट है, तो पहले वो डाउट क्लियर करते हैं और फिर केस 2 करेंगे। ठीक है, तो आप लोग रीड करो क्वेश्चन। अब इसमें लिखा है ऑन 1 Jan 2019 ए सोल्ड गुड्स टू बी। तो बेसिकली ए ने सेल करे बी को, तो बिल कौन ड्रॉ करेगा? ए। तो ड्रॉर हो गया ए और ड्रॉइंग हो गया बी। ठीक है, तो सबसे पहले ए ने गुड सेल किए बी को कितने? 5000 के प्लस आईजीएसटी 18%। अब इसमें जीएसटी आ गया, बट आपको डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। स्टार्ट करते हैं। अगर हमने गुड्स सेल किए Jan 1 को, तो फर्स्ट एंट्री होनी चाहिए बी टू सेल्स। गुड्स कितने के हैं? 5000। और जब हम गुड्स सेल करते हैं तो दैट इज कॉल्ड आउटपुट आईजीएसटी। तो यहां पे आ जाएगा आउटपुट आईजीएसटी। 5000 का 18% 900। तो टोटल बी से लेने कितने हैं? 5900। ये हो गया मेरा डेटर। ठीक है, 5000 के गुड्स हैं, 18% जीएसटी हो गया 900, तो टोटल कितने लेने हैं? 59। अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जिसने गुड्स खरीदे हैं तो ये बोलेगा परचेजेस इनपुट आईजीएसटी। जब गुड्स खरीदते हैं तो दैट इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी टू ए। 5000 के गुड्स, 900 का जीएसटी, ए को मैंने देने हैं 5900 लाइबिलिटी। यहां तक ओके? आगे रीड करो। ए रिसीव्ड 900 बाय चेक फ्रॉम बी। देखो, मैंने बी से लेने हैं 5900, उसमें से 900 तो मुझे अभी मिल रहा है चेक से, तो इसकी एंट्री हो गई बैंक टू बी। 900 तो अभी आ गए, जितना जीएसटी का अमाउंट है ना वो तो अभी के अभी आ गया, तो ये एसेट हो गया और डेटर खत्म, डेटर थोड़ा क्लोज हो गया। उसके बाद इसमें पे करे तो ये बोलेगा ए टू बैंक 900। पैसे गए और लाइबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई, राइट? अब सुनना ध्यान से, मैंने बी से 5900 लेने थे, 900 तो आ गए ना, तो बचे कितने? 5000, राइट? आगे देखो क्या लिखा है, एंड ड्रू ऑन हिम अ बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट पेबल 3 months आफ्टर डेट। इसका मतलब 59 में से 900 तो आ गए, तो बैलेंस कितना बचा? 5000। इसका मुझे बिल मिल रहा है। ठीक है, तो Jan 1 बिल रिसीवेबल टू बी, एक एसेट आ गया और डेटर क्लोज 5000। और यहां पे क्या बोलेगा? ए टू बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी क्लोज और एक लाइबिलिटी स्टार्ट। ठीक है, तो ये दोबारा वैसे ही हो गया, इजी हो गया। बस जीएसटी आ गया था, वो हमने पे कर दिया कैश या चेक से, बाकी का बिल रिसीवेबल। ठीक है, आप इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो बनेगी बैंक डेबिट बीआर डेबिट टू बी, वो भी ठीक है। और उसके बाद देखो, द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड, ए रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट। ए ने ये बिल अपने पास ही रखा, मतलब केस 1। ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज पेड। ड्यू डेट पे पैसे आ गए। अब सोचो ड्यू डेट क्या होगी? 3 months आफ्टर है, तो Jan 1 से 3 months होते हैं April 1, बट 3 days और मिलेंगे। April 1 को मत दो, 2 को मत दो, 3 को भी मत दो, April 4। तो April 4 को एंट्री हो जाएगी कैश टू बीआर 5000। पैसे आ गए और एसेट खत्म, और ये क्या बोलेगा? बीपी टू कैश 5000। लाइबिलिटी खत्म और पैसे गए। ठीक है, तो इन शॉर्ट पॉइंट ये है कि अगर जीएसटी आ भी गया, आपको टेंशन नहीं लेनी। जीएसटी जितना अमाउंट, ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में उतना अमाउंट हम पे कर देंगे। ठीक है, कैश या चेक से, बाकी का बीआर होगा। अगर मान लो ये कैश में पे नहीं करा होता सपोज, तो बीआर बन जाता 5900 का बीआर होता, दैट्स इट। ठीक है, लिख लो। अब हम करेंगे केस 2। आप लोग हेडिंग लिखो, व्हेन बिल इज
when bill is discounted with the bank, when bill is discounted with the bank, डिस्काउंटेड को करो अंडरलाइन और इस केस को मार्क करो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अब बहुत ध्यान से सुनना, सपोज ए ने गुड्स सेल किए बी को, ए सोल्ड गुड्स टू बी, 1 लाख के गुड्स सेल किए, ठीक है, 1 लाख के Jan 1 को, और एक बिल बना दिया 3 मंथ्स का, ड्यू डेट है April 4, April 4 को ये पेमेंट हमें मिलनी है, ठीक है। बट हुआ क्या, Jan 4 को ही, मतलब कुछ दिन के बाद ए को रिक्वायरमेंट है कैश की, सडन रिक्वायरमेंट है, उसको पैसे चाहिए, तो वो गया बी के पास, ए गया बी के पास कि भाई साहब मुझे पैसे अभी दे दो। तो बी ने बोला बिल के ऊपर डेट कब की है चेक करो, तो ए ने कहा डेट तो सर April 4 की है। तो बी ने पूछा आज क्या डेट है, ए ने कहा Jan 4। तो बी ने कहा बोला गेट और जाओ, ठीक है। पॉइंट क्या है, बी पैसे नहीं देगा, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से फोर्स नहीं कर सकते, आप बस रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो ए ने रिक्वेस्ट करी बट बी ने मना कर दिया, क्यों दे, जब डेट बात की है तो वो नहीं दे रहा, वो भी तो बिजनेसमैन है, ठीक है। बट ए को पैसों की रिक्वायरमेंट है अर्जेंटली, तो ए ने क्या किया, ए गया अपने बैंक के पास, ठीक है, ए जाएगा अपने बैंक के पास और ए बोलेगा कि मैं आपसे इतनी सर्विस देता हूं, इतने पैसे देता हूं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, मुझे कैश की रिक्वायरमेंट है, मुझे 1 लाख रुपए आप दे दो, और जो ये बिल है ये आप रख लो। दोबारा सुनना, ए गया बैंक के पास और ए ने बैंक को ऑफर किया कि ये बिल, ये जो बीआर है ये आप रख लो और मेरे को पैसे दे दो। फिर जब ड्यू डेट आएगी April 4, उस दिन आप जाके पैसे ले लेना बी से, ठीक है। ए ने बोला बैंक को ये बीआर रख लो, मुझे पैसे दे दो, और ड्यू डेट पे आप जाना बी के पास और पेमेंट मिल जाएगी आपको, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट मैं अपना बिल आपके नाम कर रहा हूं, आप मुझे आज पैसे दे दो। तो बैंक बोलेगा ठीक है मैं पैसे देने को तैयार हूं, बट बैंक सोशल सर्विस नहीं कर रहा, बैंक भी बिजनेस कर रहा है, तो बैंक बोलेगा कि मैं कुछ चार्जेस लूंगा। तो ए ने कहा ठीक है ले लो। तो मान लो 1 लाख का बिल है, मान लो, तो वो 1000 रुपीज काट लेगा, क्वेश्चन में मेंशन करो कितने चार्जेस हैं। तो सपोज 1000 उसने काट लिए, तो 1 लाख में से 1000 बैंक काट लेगा अपने चार्जेस के नाम पे, और 99,000 आपके अकाउंट में डाल देगा उसी टाइम, ठीक है। तो जिस दिन ए गया बैंक के पास बीआर लेके, बैंक उसी दिन पैसे ट्रांसफर कर देगा उसके अकाउंट में और बीआर रख लेगा। फिर ड्यू डेट पे कौन जाएगा बी के पास, ड्यू डेट पे जाएगा बैंक, और बैंक को पूरे 1 लाख मिल जाएंगे, ठीक है। 99,000 दिए, 1 लाख लिए, तो बैंक ने 1000 कमा लिए इसमें, और ए के पास पैसे आ गए, उसको टाइम पे रिक्वायरमेंट थी, उसको मिल गए। तो ए का भी काम हो गया, बैंक का भी काम हो गया। बी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये ए का डिसीजन है, ए ने अपना बिल इसको दिया और पैसे लिए, बी ने तो April 4 को पेमेंट करनी है, भले ए आए या बैंक आए, बी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो अब लिखो, ए सोल्ड गुड्स, एक एग्जांपल करते हैं, ए सोल्ड गुड्स टू बी for rupees 3 lakhs. A sold goods to B for rupees 3 lakhs. For which A drew upon B a bill of exchange for 3 months. For which A drew upon B a bill of exchange for 3 months. Full stop. B accepted the bill and returned it to A. Few days after the bill was drawn, comma, A got the bill discounted from his banker
at a discount of 5,000, at a discount of 5,000. Okay. Few days after the bill was drawn, A got the bill discounted from his banker at a discount of 5,000. ठीक है, डिस्काउंट मतलब चार्जेस. On due date, the bill was met by drawing. On due date, the bill was met by drawing. Give journal entries in the books of both parties. In the books of both parties. ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन रीड करो और फिर स्टार्ट करते हैं. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इसमें लिखा है ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹3 lakhs. ए ने गुड्स सेल किए, तो मतलब ए है ड्रॉर और बी है ड्रॉइंग. ठीक है, तो सबसे पहले ए ने गुड्स सेल किए, तो ए एंट्री करेगा बी टू सेल्स. बी बन गया डेटर और ये हो गई इनकम. कितने के गुड्स सेल किए? 3 lakhs. ए ने सेल किए तो बी ने गुड्स परचेज किए, तो ये बोलेगा परचेजेस टू ए. इसके लिए एक्सपेंस और लायबिलिटी 3 lakhs. फिर ए ने बिल ड्रॉ किया, तो इसकी एंट्री होती है BR टू बी. एसेट आ गया और डेटर क्लोज. और बी ने वही बिल एक्सेप्ट किया, तो इसकी एंट्री होती है ए टू बी टी. एक लायबिलिटी खत्म और दूसरी लायबिलिटी स्टार्ट. 3 lakh. ठीक है, यहां तक तो नॉर्मल है, सेम था. अब पढ़ना ध्यान से. आगे लिखा है फ्यू डेज आफ्टर द बिल वॉज ड्रॉन, ए गॉट द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम हिज बैंकर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5,000. ये है मेन पार्ट. कुछ दिन के बाद ए गया बैंक के पास और इस बिल को डिस्काउंट करवा लिया और 5,000 चार्जेस दे दिए. इसका मतलब क्या है, अब सुनना. ए गया बैंक के पास 3 लाख का बिल लेके. ए ने बोला मुझे पैसे दे दो. बैंक देने को तैयार है बट 5,000 कट कर देगा, तो पैसे आएंगे कितने? 295. और कैश नहीं मिलेगा, ए के अकाउंट में आएंगे. तो यहां पे एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट. हमारे बैंक में आ जाएंगे 2,95,000. ठीक है, और बीआर हमारा खत्म. बीआर हमारा पूरा गया 3 लाख का, बट पैसे कितने आए? 295. तो 5,000 मेरे चार्जेस कट हो गए. वो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस. तो उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस. डिस्काउंटिंग चार्जेस हो गए आपके 5,000. ये हो गया एक्सपेंस. तो इन शॉर्ट अगर आप ध्यान से देखो, 3 लाख का बिल था, वो गया, बैंक के नाम कर दिया. 295 आ गए, 5,000 कट गए. अब आप सोचो, उस दिन जिस दिन ये बैंक के पास गया, उस दिन बी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? बी अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेगा. रीजन, उसको तो पता भी नहीं होगा कि ए बैंक के पास गया. ठीक है, तो बी को इस दिन कोई मतलब नहीं. फिर बात आती है ड्यू डेट. अब बताओ ड्यू डेट पे बी के पास कौन जाएगा? सबसे पहले ए ने गुड्स बेचे थे बी को, बीआर आ गया था. फिर ए ने ये बीआर बैंक को दे दिया था. तो अब ड्यू डेट पे कौन जाएगा? अब ड्यू डेट पे जाएगा बैंक. ठीक है, तो बैंक गया पैसे मांगने, बी ने दे दिए. कंफर्म करना होगा तो एक बार ए से कंफर्म कर लेगा कि आपने बिल दिया है ना. कंफर्म होने के बाद पैसे दे देगा. तो बी अपनी बुक्स में दिखाएगा बिल्स पेबल टू बैंक या टू कैश. रीजन, उसने तो अपनी लाइबिलिटी खत्म करनी है, उसने तो पेमेंट करनी है, चाहे ए आए या बैंक आए. उसने पेमेंट कर दी, पैसे गए. अब आप बताओ इस दिन ए अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? इस दिन ए को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ए के पास तो पैसे आने ही नहीं है, पैसे तो बैंक के पास आने हैं. तो आज ए कोई एंट्री नहीं करेगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, लिख लो. अब एक नोट लिखेंगे. डिस्काउंटिंग चार्जेस आर कैलकुलेटेड.
discounting charges are calculated on the remaining period of the bill. remaining period of the bill. remaining period को करो अंडरलाइन, कॉमा, that is from date of discounting till due date of the bill, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल नंबर 1, a bill drawn on Jan 1 for rupees 10,000 payable after 3 months is discounted at 12% per annum, comma, the amount of discount will be, इसमें बेसिकली हमें डिस्काउंटिंग चार्जेस निकालने। देखो जो बिल है वो है 10,000 का, Jan 1 को बिल ड्रॉ हुआ, ड्यू डेट है 3 मंथ्स के बाद, मतलब April 4, ठीक है। और आपने Jan 1 को ही डिस्काउंट करवा लिया, कुछ मेंशन नहीं है तो हम ये मानेंगे Jan 1 को ही डिस्काउंट करवा लिया, तो मतलब बैंक से पैसे ले लिए। अब बैंक को जो पैसे मिलने हैं कितने मंथ्स के बाद मिलने हैं, 3 मंथ्स के बाद। अगर आप Jan 1 को आज बैंक से डिस्काउंट करवा लेते हो तो बैंक को पेमेंट आनी है 3 मंथ्स के बाद, ठीक है। 3 डेज को काउंट नहीं करते, 3 मंथ्स के बाद पेमेंट आनी है। तो बेसिकली आपने बैंक से उधार लिया 3 मंथ्स के लिए, तो बैंक जो चार्जेस काटेगा वो 3 मंथ्स से काटेगा। तो कैसे होगा, 10,000 पे 12% चार्जेस लेगा 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग। टाइम फैक्टर हमेशा होता है, उधार कितने मंथ्स का है, 3 मंथ्स का, तो बैंक 3 मंथ्स के चार्जेस काट लेगा। तो 12 से 12 गए तो ये आ गया 300, ठीक है। बेसिकली जितने टाइम के लिए बचा है बिल, उतने टाइम का उधार हुआ, उतने टाइम के चार्जेस बैंक काट लेगा। ये तो इजी था, यहां से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, a bill drawn on Jan 1 for rupees 20,000 payable after 3 months is discounted on Feb 1 at 12% per annum, अब ये समझना ध्यान से, बिल है 20,000 का, बिल ड्रॉ कब हुआ, Jan 1 को, और बिल है 3 मंथ्स का, तो मतलब April 4 को पेमेंट आनी है, राइट। बट जब हमने डिस्काउंट करवाया तो हमने Jan 1 को नहीं करवाया, हमें इतनी जल्दी पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमने Feb 1 को करवाया, ठीक है, मतलब बीच में Feb 1 को। अब आप बताओ, जो आपने बैंक से उधार लिया कितने मंथ्स के लिए लिया, 3 मंथ्स के लिए नहीं लिया, फेब और मार्च, दैट्स इट, मतलब उधार लिया 2 मंथ्स के लिए। तो रिमेनिंग पीरियड जो बचा है बिल का वो कितना है, 2 मंथ्स। यहां देखो, डिस्काउंटिंग चार्जेस आर कैलकुलेटेड ऑन द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द बिल। जितने मंथ्स का हमने उधार लिया, 3 मंथ्स के लिए तो लिया ही नहीं, 2 मंथ्स के लिए लिया, तो हम डिस्काउंटिंग चार्जेस भी 2 मंथ्स का पे करेंगे। तो ये कैसे होगा, 20,000 पे 12%, 2 मंथ्स के हिसाब से, 12 से 12 गया, इट शुड बी 400। डिफरेंस समझ पा रहे हो? अगर आपने Jan 1 को ही डिस्काउंट करवा लिया तो 3 मंथ्स के चार्जेस दोगे, और अब यहाँ पे फेब में करवाया तो 2 मंथ्स के चार्जेस दोगे, ठीक है। एग्जाम्पल 3, ये आप खुद करना। A bill drawn on April 1 for rupees 1 lakh payable after 4 months is discounted on June 1 at 12% per annum, 12% per annum। ये आपको ट्राई करो। अब इसमें बिल है 1 लाख का,
बिल ड्रॉ हुआ अप्रैल 1, लेकिन पेबल है आफ्टर 4 मंथ्स, मतलब अप्रैल से पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो ये अगस्त 1 को होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट 1 खत्म होगा मई 1 को, फिर जून 1, जुलाई 1, अगस्त 1। हमने डिस्काउंट करवाया जून 1 को, ठीक है, यहां पे जून 1 को। अब देखो कितने मंथ्स बाकी हैं, जून और जुलाई, 2 मंथ्स बाकी हैं। अप्रैल और मई में हमने डिस्काउंट नहीं करवाया, हमने जून में करवाया, तो उधार लिया जून और जुलाई के लिए। ड्यू डेट थी अगस्त 4, 3 डेज से मैटर नहीं करता, 2 मंथ्स का उधार है ना, तो 1 लाख पे 12% इंटू 2/12। देखो सीधी सी बात है, बिल था 4 मंथ्स का, बट आपने डिस्काउंट करवाया 2 मंथ्स के बाद, तो उधार कितने टाइम का है, सिर्फ 2 मंथ्स का, जून का मंथ और जुलाई का मंथ, तो 2 मंथ्स के हिसाब से लगा दो, इट शुड बी 2000, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आपको बस ये देखना है डिस्काउंट करवाने के बाद कितने मंथ्स पेंडिंग है, कितने मंथ्स का उधार है, दैट्स इट, ठीक है, लिख लो। अब एक क्वेश्चन करते हैं बुक से, आप लोग रीड करो। प्रकाश रिसीव फ्रॉम मोहन एंड एक्सेप्टेंस फॉर 30,000 ऑन 1 जुलाई। अब इस लाइन से समझ नहीं आया कि किसको बिल मिला और कौन ड्रॉर है, तो जब फर्स्ट लाइन में आपको कभी समझ नहीं आता तो हमेशा नेक्स्ट लाइन पढ़ा करो। प्रकाश गॉट दिस एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड, प्रकाश ने ये बिल डिस्काउंट करवाया। आप बताओ डिस्काउंट कौन करवाता है, ड्रॉर या ड्रॉई? डिस्काउंट तो ड्रॉर करवाता है, तो प्रकाश हो गया आपका ड्रॉर और मोहन हो गया ड्रॉई, ठीक है। अब समझते हैं दोबारा। प्रकाश रिसीव फ्रॉम मोहन एंड एक्सेप्टेंस, इसका मीनिंग ये है प्रकाश ने बिल ड्रॉ करके उसको दिया था, मोहन ने एक्सेप्ट किया और उससे वो वापस ले लिया, ठीक है। इसका मतलब एक बिल ड्रॉ हुआ था जो हमने मोहन को दिया कि उसको एक्सेप्ट करो, और हमें वो एक्सेप्टेंस मिल गई, मतलब साइन करके हमें मिल गया, ठीक है। आगे देखो कितने का बिल है, 30,000 का, कब मिला, 1 जुलाई। अब यहाँ बिल की बात हो रही है, यहाँ सेल ऑफ गुड्स की बात नहीं हो रही, तो डायरेक्टली बिल की एंट्री आएगी। गुड्स के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो वो एंट्री नहीं होगी, ठीक है। तो जुलाई 1 को हमें सीधा बिल मिला, तो हम करेंगे BR टू मोहन। कितने का बिल मिला, 30,000 का, और उसने बिल्स पेबल दिया, तो प्रकाश टू बिल्स पेबल 30,000। गुड्स की बात नहीं हो रही, इसलिए वो एंट्री नहीं करे। प्रकाश ने ये डिस्काउंट करवा लिया 12%, डेट मेंशन नहीं है, तो हम मानेंगे उसी दिन डिस्काउंट करवा लिया। तो जुलाई 1 को बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू BR है 30,000 का, कितने पे डिस्काउंट करवाया, 12% के अकॉर्डिंग, तो 12%, और कितने मंथ्स का बिल है, 3 मंथ्स का, क्योंकि उसी टाइम डिस्काउंट करवा लिया, तो 3 मंथ्स का उधार हो गया, तो इट शुड बी 900। तो पैसे कितने आएंगे, 29,100, क्योंकि 900 तो कट हो गए, ठीक है। इस दिन मोहन कोई एंट्री नहीं करेगा। फिर ड्यू डेट पे आगे देखो क्या लिखा है, ऑन ड्यू डेट मोहन पेड द रिक्वायर्ड अमाउंट। ड्यू डेट पे उसने पे कर दिया। अब सोचो ड्यू डेट क्या होगी, जुलाई 1 के बाद अगस्त 1, सितंबर 1, अक्टूबर 1। अक्टूबर 1 को मत दो, 2 को मत दो, 3 को मत दो, अक्टूबर 4 होनी चाहिए ड्यू डेट। इस दिन प्रकाश को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पेमेंट लेने बैंक जाएगा, तो मोहन की एंट्री करेगा, मोहन करेगा बिल्स पेबल टू कैश या फिर टू बैंक। कितने की, 30,000। बैंक गया पैसे मांगने, मोहन ने पे कर दिया, प्रकाश का कोई मतलब नहीं, राइट, लिखिए। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, वो आप ट्राई कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आगे के केसेस।